जी, सबको ऑडिएबल है वॉइस? All right, Ji, thank you very much. Well, my name is Hassan Naqvi, and I'm currently teaching in different institution in the morning, and in the evening I am associated with Green Hall Academy. इसमें हम देखेंगे कि जो आपके स्पेशल एग्जाम सीरीज के क्वेश्चंस हैं, उसमें क्या टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। सॉरी। तो उसमें हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से चीजों को लेके चल सकते हैं, एग्जामिनर हमारे से क्या चीज डिमांड करता है। और आपने रिपीटेडली इस बात को सुना होगा कि नॉलेज लेवल होता है, इसमें एप्लीकेशन है, यू हैव टू एनालाइज द थिंग्स, उसके बाद इवेल्युएशन का पार्ट है। तो ये सारी चीजें क्या होंगी। मीनवाइल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से चैट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, फिर उस क्यूरी का आंसर मैं उसी वक्त आपको कर लूंगा। और लास्ट में भी हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। मुझे ये बताएं सबसे पहले कि कौन सा ऐसा टॉपिक है बिजनेस स्टडीज का 7115, जो हमारा वैसे कोड है, और जो स्पेशल एग्जाम सीरीज है उसमें कोड चेंज है, अभी हम देखते हैं आगे साथ साथ। तो मुझे ये बताएं कि सबसे डिफिकल्ट और ट्रिकी टॉपिक आपको कौन सा लगता है बिजनेस स्टडीज में। सो राइट नाउ आई एम एट द रिसीविंग एंड। आई वुड लाइक यू गाइस टू प्लीज आप रिस्पॉन्ड करें इसमें, सो दैट वी कैन प्रोसीड द क्लास। अच्छा जी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ratio analysis, on right, communication, ratio analysis, market research and recruitment and selection, exchange rate, all right, break even analysis, break even, legal controls। ऑल राइट, इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो हम अभी एग्जाम जो पेपर सॉल्व करेंगे उसमें आपका एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन का भी क्वेश्चन है, मार्केट रिसर्च का भी होगा, रेशियो एनालिसिस भी है उसमें, कम्युनिकेशन भी है कि हमने देखना है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बाकी जो आपके टॉपिक्स हैं वो साथ साथ मैं उनको कवर अप करने की कोशिश करूंगा। इसमें अब हम देखते हैं ये स्लाइड्स। मुझे ये बताइएगा आपको स्क्रीन शो हो रही है सब स्टूडेंट्स को? जी, विजिबल हो गई है स्क्रीन सबको? ऑल राइट, थैंक यू फॉर द फीडबैक। वेल जी, अब हम इसको देखते हैं। हमारा बिजनेस स्टडीज जो अभी आपकी एग्जामिनेशन जो हो रही है उसमें 3177 पेपर 1 उसमें टेस्ट किया जाएगा। और ये आपको पता है कि रिप्लेसमेंट थी जून एग्जामिनेशन की, और जुलाई और अगस्त में यानी रिसेंटली आपके अभी एग्जाम कंडक्ट होंगे। 30th को आपका बिजनेस का एग्जाम है, 1 hour 30 minutes का आपका ये पेपर होगा। और ये एब्सोल्युटली सेम उसी तरह से आएगा जैसे आप P1 की प्रैक्टिसेस करते रहे हैं। सो पेपर 1 की जो भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसमें उसी तरह से 4 क्वेश्चंस आते हैं आपको। उसमें एक स्ट्रक्चर गिवन होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसका आंसर करना होता है। उसकी अगर हम सेग्रीगेशन देखें पेपर 1 की तो 4 क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स ईच है उसमें। जो पार्ट ए है वो 2 मार्क्स का है, पार्ट बी भी 2 मार्क्स का है, पार्ट सी इज ऑफ 4 मार्क्स, देन 6 और ई पार्ट भी 6 मार्क्स का। तो इस तरह से आपके 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है और 4 क्वेश्चन है, सो 80 मार्क्स एंड देयर इज नो चॉइस।
इसी तरह से जो अभी आपका एग्जाम कंडक्ट होगा उसमें भी सेम इसी तरह से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे जैसे रिपीटेडली प्रीवियस एग्जाम्स में आ रहे हैं। रिटन पेपर 100% 80 मार्क्स हैं। यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस और 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें मिक्सचर होता है शॉर्ट आंसर्स का और आपके जो स्ट्रक्चर्ड डेटा रिस्पॉन्सेज होते हैं उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू गिव द आंसर्स। अच्छा, इसमें जो असेसमेंट चेक की जाती है ये वैसे बेस करती है ब्लूम टैक्सोनॉमी में, जिसमें एग्जामिनर आपसे पूछता है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, फिर एप्लीकेशन है आपके पास, एनालिसिस है एंड इवैल्यूएशन है। सो अगर हम P1 की बात करें तो हमारे पास जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग का जो पोर्शन बनता है वो 50% है। एप्लीकेशन 20% आपसे पूछी जाएगी, एनालिसिस भी 20% होगा और जो आपकी वैल्यूएशन होगी वो 10% होगी। तो इसको हम जब सम अप करेंगे तो दैट इज 100%। अब इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है नॉलेज क्या होता है, एप्लीकेशन क्या हो सकती है, एनालिसिस क्या हो सकता है और इवैल्यूएशन क्या हो सकती है। इसमें अगर आप देखें नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो इसमें सिंपली यू हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट योर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर डिफरेंट थेरीज हैं तो आपने उसका भी बताना है उसमें। सो सिंपल आप उसमें जब किसी भी की टर्म को डिफाइन करते हैं उसका आप उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसका मेन स्ट्रक्चर लिखते हैं तो दैट वुड बी नोन एज नॉलेज। एप्लीकेशन में हम अपने जो नॉलेज है उसको अप्लाई करते हैं, जो गिवन हमारे पास कोई स्ट्रक्चर क्वेश्चन होता है जिसमें हमारे पास डिफरेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, टर्म्स हो सकती हैं, कन्वेंशंस हो सकती हैं और डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं। तो सिंपल जब आप लिंक करेंगे, अभी हम ये एग्जाम में आगे जब सॉल्व करेंगे पास पेपर तो उस पर हम इस चीज को कंसिडर करेंगे और अप्लाई करेंगे कि आपने नॉलेज के साथ फिर एप्लीकेशन का जो आपका पोर्शन होगा वो किस तरह से होगा, आप कैसे लिंक करते हैं और कैसे एग्जामिनर को पता चलेगा कि दैट इज एप्लीकेशन पॉइंट। फिर हम एनालिसिस की बात करते हैं। एनालिसिस में अगर हम जर्नली देखें तो उसमें हम प्रॉज एंड कॉन्स की बात करते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, जिसमें हम एनालाइज करते हैं गिवन सिनेरियोस को, कोई अप्रोप्रिएट टेक्निक्स हैं, इंटरप्रिटेशन है, कोई आपने डिफरेंशिएट करना है बिटवीन टू थिंग्स तो उसको हम एनालिसिस कहेंगे। एंड द लास्ट वन इज इवैल्यूएशन, जिसमें आप जजमेंट्स देते हैं, इम्प्लीकेशंस का आप बताते हैं, आपकी जो जस्टिफाइड एक्सप्लेनेशंस होती हैं, आप आर्गुमेंट्स को डेवलप करते हैं और जो आर्गुमेंट्स हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं या जो डिसीजंस हैं, अगर आप पार्ट ई को देखें तो उसमें लास्ट में वो कहता है जस्टिफाई योर रिकमेंडेशन या जस्टिफाई योर आंसर। इट मीन्स के आप पे बेस करता है कि आप वो जो क्वेश्चन है उसको आप फेवर में लिखना चाह रहे हो या आप उसके अगेंस्ट जाना चाह रहे हो। लेट्स से अगर हम एक एग्जांपल देखें तो आपके पास एक एग्जांपल है कि कोई भी बिजनेस है अगर उसने एक्सपैंड करना है तो दो ऑप्शंस उनके पास हैं। वन इज ऑफ इंटरनल ग्रोथ के वो अपनी न्यू ब्रांचेस, न्यू शॉप्स, न्यू आउटलेट्स ओपन करके बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं एंड द अदर वन इज फ्रेंचाइज, कि उसको फ्रेंचाइज करना चाहिए या उसको अपनी आउटलेट्स ओपन करनी चाहिए और साथ लिख देता है जी जस्टिफाई योर आंसर। नाउ इट इज अप टू यू कि आप कौन सा स्टांस लेते हैं। उसमें भी हम देखेंगे कि कौन सा बेटर स्टांस हो सकता है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन और हम ट्राई करते हैं टू गो विद द फ्लो कि आपको क्या चीज उसमें सर्टेन एलिमेंट्स हैं जिनको आप कंसिडर करते हैं और उसके बाद फिर आप डिसाइड करते हैं कि विच वन कुड बी द बेटर ऑप्शन। फिर उसमें हम देखेंगे कि अगर हम फ्रेंचाइज में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं और अगर हम इंटरनल ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे तो उसकी क्या रीजन हो सकती है एंड वाइस वर्सा। तो इसमें इस तरह से हम इन चीजों को इवेल्युएट करते हैं। इसमें हमारी ओपिनियन होगी, इसमें आप टू सम एक्सटेंट इसमें क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, बट क्रिटिसिज्म ये नहीं है कि आप ब्लंटली कह दे कि जी ये तो आपने हमें इसमें नहीं बताया और ये सारी चीजें उसको लेटर ऑन हम देखते हैं। कमांड वर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट। इनका जो कॉन्सेप्ट है उसको प्लीज आपने अंडरस्टैंड करना है। मीनवाइल एक नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रहा है कि जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं इस क्लास की दैट वुड बी अवेलेबल ऑन द ग्रीन हॉल्स ऑनलाइन चैप्टर, उसमें आपके पास ये सारी रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल होंगी। जब आपसे वो कैलकुलेट का वर्ड यूज करता है तो डेफिनेटली आपने उसमें से कोई फिगर और कोई इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना होता है और एक सर्टेन आंसर आपने उसमें कैलकुलेट करना होता है। तो न्यूमेरिकल फिगर्स जो भी आपके पास होंगी उनको हम कैलकुलेशन की फॉर्म में लिखते हैं। अगर वो कंसिडर का वर्ड यूज करेगा देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड एंड रिव्यू
अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो और द इंफॉर्मेशन। डिफाइन की अगर वो बात करता है तो आपने जो भी की टर्म होगी उसका आपने प्रिसाइज और ब्रीफली आपने मीनिंग बताना है। इसमें एक सजेशन स्टूडेंट्स को मैं ये देता हूँ कि जब आप कोई भी डेफिनेशन लिखते हैं, 4 लाइंस यूजुअली उसकी हमारी गिवन होती है, अगर 2 मार्क्स की डेफिनेशन है तो उसमें ट्राई किया करें कि अगर तो आपके पास केस से कोई इन्फॉर्मेशन आपने डिफाइन कर दी, उसके बाद आप उसमें केस में से अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप उसका नेम मेंशन कर सकते हैं और कोई उसका पॉजिटिव फीचर आप मेंशन कर देंगे, तो दैट वुड गिव यू अ कंपैटिटिव एज ओवर अदर स्टूडेंट्स। फिर अगर एक्सप्लेन की बात करते हैं तो फिर डेफिनेटली आप रिलेशनशिप बताते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और आप सपोर्ट करते हैं इस चीज को या इसके आप अगेंस्ट जा रहे हैं। तो जो भी हमारे पास रेलेवेंट एविडेंसेस होते हैं उनकी बेस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा स्टांस इसमें क्या हो सकता है। जब आइडेंटिफाई करेगा तो वी हैव टू सेलेक्ट और रिकॉग्नाइज सिंपली। जस्टिफाई में आप सपोर्ट करते हैं, एविडेंस बेस्ड सपोर्ट होता है आपका। आर्गुमेंट्स फेवर में भी हो सकते हैं, अगेंस्ट भी हो सकते हैं। आप जब किसी भी चीज को जस्टिफाई करते हैं, अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि जो ई पार्ट होता है उसमें जब आपसे वो कहता है जस्टिफाई योर रिकमेंडेशन या आपका क्या स्टांस होगा इस पे, तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप ऑप्शन ए पे जा रहे हो या ऑप्शन बी पे जा रहे हो। सो उसमें यू हैव टू जस्टिफाई विद द लॉजिकल रीजनिंग कि आप क्यों इसको करने जा रहे हो, और अगर आपका स्टांस ठीक है तो डेफिनेटली एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। आउटलाइन में आप मेन पॉइंट्स को सेट आउट करते हो, उसको लिखते हैं सिंपल। और स्टेट में आपने क्लियर टर्म्स में उस चीज को एक्सप्रेस करना है, कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। नो इफ्स एंड बट्स वुड बी देयर। आपने क्लियर कट जो भी स्टांस है उसको आपने लेना है। कमांड वर्ड्स तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज डू लेट मी नो, फिर हम आगे मूव करते हैं। डिफाइन में आपने सिंपल जो की टर्म है उसको आपने बताना है कि व्हाट इज दिस। फॉर एग्जांपल अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि डिफाइन सोल ट्रेडर, सो यू विल राइट सोल ट्रेडर इज अ बिजनेस व्हिच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड और मैनेज्ड बाय वन पर्सन ओनली और सिंगल पर्सन ओनली। तो आप इस तरह से करते हैं। और एक्सप्लेनेशन में आपने रीजंस बतानी है, आपने उसमें ये बताना है हाउ, व्हाई, और आप किस तरह से अपने जो भी आपका रेलेवेंट आंसर है उसको आप कैसे सपोर्ट करते हैं। ये लेटर ऑन अभी हम देखेंगे इसको, जो आगे हमने प्रैक्टिसेस करनी है क्वेश्चंस की, उसमें ये सारी टर्म्स यूज होंगी और उसमें आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि हमने इसको किस तरह से लेके जाए। जी, अदर देन दैट अगर कोई क्यूरी है तो प्लीज डू लेट मी नो, फिर हम मूव करते हैं आगे। ऑलराइट, ये एक आपके पास एग्जांपल है, assess the use of supply side policies including a reduction in corporation tax as a means of increasing UK economic growth। सो इसमें अगर एक ये एग्जांपल एज एन एग्जांपल, ये कोटेशन यहाँ पे हमने इसको ली और उसके बाद फिर नीचे इसको एक्सप्लेन किया गया। उसमें यू कैन सी द नॉलेज, फिर उसमें एप्लीकेशन आपके पास ब्लू कलर में है, एनालिसिस है आपके पास, और फिर इवेल्युएशन आपके पास ग्रीन कलर में। सो इस स्लाइड को हम लास्ट में देखेंगे जब हम पेपर्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि इसमें क्या क्या चीजें हमने देखनी है और इसमें से कौन सा नॉलेज लेवल होगा, कैसे एप्लीकेशन की गई है इसकी, कैसे एनालिसिस है और किस तरह से इसकी इवेल्युएशन की है। तो यहाँ से फिर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। वेल, मुझे ये बताइएगा कि जो आपको टॉपिक्स, 3-4 मेन टॉपिक्स हैं, उनका जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है उसको हम पहले देख लें या उसको हम बाद में देख लें। सो अप टू यू गाइस, जैसे आप कहते हैं इसको हम देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम पेपर सॉल्विंग की तरफ आते हैं। जी, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? Meanwhile, I will be sharing
द हैंडआउट्स और द नोट्स वो आपके साथ हम डिस्कस कर लेंगे और उसको हम देखते हैं। पहले हम इसमें आते हैं, जरा देखें, ये आपके पास एक स्पेसिमेन पेपर है और इसमें ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि 1 आवर 30 मिनट्स आपके पास टाइम होगा और इसमें आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं और आपने उसके रेलेवेंट आंसर आपने देना है। वेल जी देखें, UDIG is a large mining company based in country B. UDIG is the private sector. It supplies businesses in country B with 30% of the coal they need and the rest is imported. जी हमना, is it fine now? You can change the screen setting from your laptop. जी क्लियर हो गया, स्टार्ट करें? All right. UDIG now has 8 mines but plans to close 2 of them. This will threaten 1,800 employees with redundancy. The managing director said, I blame the appreciation of countries B's exchange rate and new legal controls, including those to protect the environment. The government should help private sector businesses. अब इसमें अगर हम देखें तो UDIG आपके पास एक लार्ज माइनिंग कंपनी है जो कंट्री बी में बेस कर रही है, प्राइवेट सेक्टर है, इसमें कंट्री बी को वो 30% जो कोल है वो प्रोवाइड करती है और रेस्ट इज इम्पोर्टेड। 8 माइंस हैं और उसमें से ये सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कि 2 को हम क्लोज करेंगे और 1800 एम्प्लॉयज विल बी रिडंडेंट। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ लें रिडंडेंसी का और डिसमिसल का। डिसमिसल का मतलब होता है जब आप किसी भी एम्प्लॉय को जॉब से फायर करते हैं ड्यू टू हिज और हर नेग्लिजेंस, जिसमें एम्प्लॉय की मिस्टेक होगी, जब आप उसमें किसी भी एम्प्लॉय को जॉब से फायर करते हैं तो दैट इज नोन एज dismissal. On the other hand, redundancy is when a worker is no more required due to change in technology or the due to economical circumstances. तो अगर हम इसको सिंपल करें, रिडंडेंसी में जो आपका एम्प्लॉय है उसका फॉल्ट या उसकी नेग्लिजेंस नहीं होती जब आप उसको जॉब से फायर कर देते हैं। यहाँ पे भी आप देखें कि 1800 एम्प्लॉयज जो हैं उनको फायर किया जा रहा है ड्यू टू क्लोजर ऑफ 2 माइंस। जब आप उसको क्लोज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको आप जॉब से निकालेंगे, तो दैट इज नोन एज रिडंडेंसी। फिर जो मैनेजर, आपका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो यहाँ पे ये बता रहा है कि वो ब्लेम कर रहा है कंट्री बी की एक्सचेंज रेट की पॉलिसी के ऊपर और लीगल कंट्रोल पे कि बिजनेस के एनवायरनमेंट को आपने यहाँ पे प्रोटेक्शन देनी है, एनवायरनमेंट आप प्रोटेक्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस की हेल्प करे। अब अगर हम इसके आंसर्स की तरफ आए, अच्छा एक चीज आपने क्लियर करनी है कि जो भी आपका एग्जामिनर होगा वो जब भी आपको मार्क्स देगा तो दैट विल बी फुल मार्क। आपको फ्रैक्शंस में या हाफ मार्क्स नहीं दिए जाते, यानी ये नहीं कर सकता वो आपको 2 में से 1.5 देगा, या तो वो आपको 2 आउट ऑफ 2 दे सकता है या आपको 1 मार्क दे सकता है। 1.5 या 1.7 1.8 ऐसी मार्किंग नहीं होगी आपके पास। डिफाइन प्राइवेट सेक्टर। सो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर आर द बिजनेसेस दैट आर ओन्ड and controlled by private individuals or group of individuals. और जो प्राइवेट सेक्टर है आपका, इसमें कोई भी जो गवर्नमेंट है उसकी इंटरफेरेंस नहीं होती। सो अगर हम इसको डिफाइन करें तो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दिया, दैट इज कंप्लीट डेफिनेशन एंड यू विल गेट 2 आउट ऑफ 2। यहां पे आप एक एग्जांपल लिख सकते हैं सच एज UDIG, ठीक है, इज इन प्राइवेट सेक्टर। इसको आप लिंक कर देंगे जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि आपने प्राइवेट सेक्टर को डिफाइन करना है
और उसके साथ अगर आप कोई भी फीचर लिख सकते हैं या आप उसको लिंक कर सकते हैं केस, तो दैट इज नॉट नेसेसरी, बट ये है कि आपको इसमें कंपैटिटिव एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स आप अगर उसमें देखना चाहते हैं तो एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है आपके एग्जाम पे। डिफाइन रिडंडेंसी, रिडंडेंसी मैंने आपको बता दिया था, व्हेन जॉब पोजीशन इज नो मोर रिक्वायर्ड और नो लॉन्गर नीडेड एंड द वर्कर विल लूज द जॉब इन दिस सिनेरियो। तो जब आपका वर्कर है वो जब जॉब को लूज कर देगा तो उसको हम क्या कहेंगे, आपकी रिडंडेंसी है। क्वेश्चन नंबर, इसमें पार्ट सी देखें, आउटलाइन हाउ एप्रिसिएशन ऑफ कंट्रीज बीज एक्सचेंज रेट माइट अफेक्ट यूडिक। अब इसमें आपने एक चीज को अंडरस्टैंड करना है, बेटा वेट अ मिनट प्लीज। अच्छा, इसमें आप देखें कि जब हम एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की बात करेंगे, अभी एक स्टूडेंट कह भी रहे थे कि करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में प्रॉब्लम है, बट आई एम वेटिंग कि मुझे जरा ये एडमिन यहाँ पे बना दें, आई वांट टू यूज द स्टाइलिस, तो मेरे पास अभी वो ऑप्शन नहीं आ रही, वो ऑप्शन आती है तो फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मीनवाइल आप ये देखें कि आपके पास जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी है वो क्या होती है, कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर। सिंपल, आप पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखे ना, जब हम एक करेंसी को कन्वर्ट करते हैं दूसरी करेंसी में तो दैट इज नोन एज एक्सचेंज रेट पॉलिसी। अच्छा, अब इसमें आप ये देखेंगे कि जो कंट्री बी की करेंसी एप्रिसिएशन है उसका क्या इफेक्ट होगा यूडिक पे। अब करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में आप एग्जांपल लिख लें साइड पे कहीं पे भी। $1 इज इक्वल टू 160 PKR, यानी जो आपका $1 होगा वो 160 PKR होगा। तो बेटा दिस इज नॉर्मल एक्सचेंज रेट, कि कोई भी एक्सचेंज रेट है हम उसको जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो दैट इज नॉर्मल एक्सचेंज रेट। अब $1 इज इक्वल टू 155 PKR। डॉलर अपनी जगह पे स्टैंड कर रहा है, आपकी करेंसी 155 पे है। तो मुझे जरा चैट में क्विकली बताएं कि आपकी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है पाकिस्तानी करेंसी या एप्रिशिएट कर रही है। आपकी करेंसी एप्रिशिएट कर रही है, नॉट डेप्रिशिएट। कुछ स्टूडेंट्स डेप्रिशिएट लिख रहे हैं, कुछ ने एप्रिशिएट लिखा है। यस, एप्रिशिएट, क्योंकि पहले अगर आपने $1 सपोज बाय करना था तो उसके लिए आप पे करते थे 160। अब आपने अगर उसकी कन्वर्जन करनी है $1 में, नाउ यू आर पेइंग 155। इसका मतलब है कि आपकी ₹5 की सेविंग हो रही है और आपकी जो करेंसी है वो एप्रिशिएट हो रही है, वो स्ट्रांग हो रही है। एंड वाइस वर्सा, सिमिलरली आप लिख लें कि जो आपके पास $1 है which is equal to 165 PKR now।
और अब आपकी करेंसी क्या हो रही है, डिप्रिशिएट हो रही है। कि पहले आप 160 पे कर रहे थे अगेंस्ट $1 और अब आप $1 के अगेंस्ट 165 पे कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यू आर पेइंग मोर 5 पाकिस्तानी रुपीज इन ऑर्डर टू गेट $1। सो ये आपके पास एक्सचेंज रेट की सिंपल अगर हम पॉलिसी की बात करें, अभी हम इसमें देखेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि जो आपकी एप्रिसिएशन थी कंट्री बी एक्सचेंज रेट की, वो यूडिक को कैसे इफेक्ट करेगी। अच्छा, अब इसमें आप ये देखेंगे कि जो आपकी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं दैट वुड बिकम चीपर, उनकी प्राइसेस लो हो जाएंगी। सो दैट कुड लीड यूडिक less competitive in the market and resulting to lower sales। आपका जो सेल्स लेवल है वो लो हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी यूडिग है that would not become as competitive in the market, so they have to cut their cost। उनकी कॉस्ट को कट किया जा रहा है and you are closing your mines as well and making people redundant। सो करेंसी एप्रिसिएशन ओवरऑल आपको एक सिर्फ ये इसका इम्पैक्ट मिल रहा है कि जो आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स थी, जो रेस्ट आप 30% तो खुद कर रहे थे और बाकी जो रेस्ट ऑफ आपके पास बिजनेसेस में जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो आप इंपोर्ट कर रहे थे। जो कोल की हम बात करें स्पेसिफिक इसमें, तो आपकी प्रोडक्ट्स तो चीपर हो रही हैं क्योंकि आपकी जो करेंसी है वो एप्रिशिएट कर रही है। इसका मतलब है कि यू आर पेइंग लेस। आपको डॉलर के अगेंस्ट अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो आप वो कम पे कर रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड बाकी इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा उसके क्रिएट किए जा रहे हैं। सो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे। अभी लेटर ऑन मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका पूरा जो स्ट्रक्चर आंसर है वो हम कैसे लिख सकते हैं। एक्सप्लेन 2 फैक्टर्स यूडिक शुड कंसिडर व्हेन डिसाइडिंग व्हिच माइन टू क्लोज। अब आपने 2 फैक्टर्स देखने हैं जिनकी बेस पे यूडिक ये डिसाइड करेगा कि कौन सी माइंस हमने क्लोज करनी है। देखिए आपके पास 8 माइंस थी, उसमें से यू हैव टू क्लोज 2। अब उनमें कौन से 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जिनको हम कंसिडर करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आपके पास आउटपुट लेवल क्या था, आपकी एक्सट्रैक्शन कोल की कहां से ज्यादा हो रही है। जहां पे लीस्ट अमाउंट ऑफ कोल होगी दैट फैक्ट्री वुड बी क्लोज। तो लेवल ऑफ आउटपुट में आप ये देखेंगे कि जिस आपको माइन से ज्यादा कोल की एक्सट्रैक्शन हो रही है उसको आप रिटेन करेंगे, और जहां पे कम जहां से एक्सट्रैक्शन हो रही है उसको आप क्लोज कर देंगे क्योंकि वो आपके लिए लेस रेवेन्यू जनरेट कर रही है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था कि 1800 जॉब्स थ्रेटेंड है आपके पास। सो आप ये देख सकते हैं कि आप 2 माइंस वो सेलेक्ट करें जहां पे आपके पास फ्यूअर एम्प्लॉयज हो। जब एम्प्लॉयज कम होंगे जहां पे, तो उसमें ये होगा कि आपकी इतनी ज्यादा जॉब लूज नहीं होंगी। तो डेफिनेटली बिजनेस का एक ब्रांड इमेज भी होता है कि अगर आपने ज्यादा लोगों को जॉब से रिडंडेंट किया तो आपका जो ब्रांड इमेज है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ सकता है कि आप अपने एम्प्लॉयज के साथ लॉयल नहीं है, आप रिडंडेंसीज करते हैं जिसकी वजह से आपका जो लेबर टर्नओवर रेट है वो इंक्रीज कर सकता है। एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स आपकी डीमोटिवेट कर सकती है जिसकी वजह से, क्योंकि उनको भी थ्रेट होगा कि हमें भी किसी भी वक्त डाउन साइजिंग में हम आ सकते हैं और हमारी जो कंपनी है वो हमें भी रिडंडेंट कर सकती है।
सो आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की बेस पे आप देखेंगे कि जहां पे आपके एम्प्लॉयज कम होंगे वहां पे आप उन साइट्स को क्लोज कर देंगे, उन माइंस को या उन साइट्स को आप क्लोज कर देंगे। सो ये आपके पास 2 फैक्टर्स थे। थर्ड आप ये भी देख सकते हैं, लोकेशन का फैक्टर आप कंसिडर कर सकते हैं। आपके पास 8 माइंस हैं, इट मींस देयर आर 8 लोकेशंस। सो यू विल सी कि कौन सी जो साइट है उसको अप्रोच करना डिफिकल्ट है। जितनी डिफिकल्ट साइट होगी आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतनी ज्यादा हो सकती है। सो आप ईज ऑफ एक्सेस देखेंगे, जो 2 साइट्स आपके पास फॉर एग्जांपल रिमोट एरियाज में है या कोई डिफिकल्ट एरियाज में है, उनको आप क्लोज कर सकते हैं। सो ये 3 पॉइंट्स हैं, इनमें से यू कैन सेलेक्ट वन, कोई भी। ई पार्ट देखें, डू यू थिंक गवर्नमेंट शुड हेल्प प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस? जस्टिफाई योर आंसर। आपने ये देखना है कि जो गवर्नमेंट है क्या उसको प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस को हेल्प करनी चाहिए। जैसे आपने देखा था कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे ऊपर, वो भी यही, उनका भी यही स्टांस था कि जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस को सपोर्ट करे। अच्छा, अब इसमें देखें, आपने एक आइडियल सिनेरियो होता है। सबसे पहले आप इसका आंसर देखेंगे कि सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे आप बताएं कि आपका क्या स्टांस है इसमें, कि आपको सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस की सपोर्ट में जाना चाहिए या नहीं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? वेल उमर, यू हैव टू टेक वन स्टांस। आखिर में तो आपने बताना ही है ना कि सपोर्ट करनी चाहिए कि नहीं। आप दोनों को पैरेलल लेके नहीं चल सकेंगे। अच्छा, इसमें मिक्स आंसर हैं, यस के आंसर्स भी हैं और नो के आंसर्स भी हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम इसको किस तरह से लेके चलेंगे। कोशिश कीजिएगा कि स्टार्ट में आंसर ना लिखें, फॉर एग्जाम्पल कि यस गवर्नमेंट शुड सपोर्ट एंड हेल्प द प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस, या डायरेक्ट आपने आंसर ये नहीं लिखना कि नो द गवर्नमेंट शुड नॉट सपोर्ट द प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस। अगर गवर्नमेंट, अब हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सॉरी, मेरा जो स्टाइलस है वो यहाँ पे मुझे अभी तक एक्सेस नहीं मिली, आई एम ट्राइंग टू गेट, लेकिन अभी तक नहीं मिली, जिसकी वजह से आई एम अनेबल टू राइट। अभी तक मैं कुछ लिख नहीं पा रहा, तो होपफुली मुझे अभी वहां से एक्सेस मिल जाती है, फिर आई विल बी यूजिंग माय स्टाइलस ओवर देयर। अच्छा, अब इसमें देखें कि अगर गवर्नमेंट, हम दोनों सर्कमस्टांसेस से देखते हैं कि अगर जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस को, तो उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। नंबर 1 आप इसमें लिख लें, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स, के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, उनकी जो जॉब्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, वो सिक्योर्ड हैं। एंड यू नो कि ये एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, टू रिड्यूस रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सेकंड, जो आपकी गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस को सपोर्ट कर सकती है, ग्रांट्स दे सकती है, सब्सिडीज दे सकती है, जिसका इम्पैक्ट लॉन्गर रन में क्रिएट होगा। और जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस से टैक्सेस रिसीव करेगी, and the level of output will definitely increase. सर, गवर्नमेंट सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस को, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस जब फ्लरिश करेंगे सो मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, जिसकी वजह से आपका जो जीडीपी लेवल है वो इंक्रीज होगा, लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकता है, गवर्नमेंट को टैक्सेस रिसीव होंगे,
और उन्हीं टैक्सेस का गवर्नमेंट डिफरेंट जगहों पे स्पेंड करती है, डिफरेंट स्पेंडिंग्स में वो आ जाएंगे। सो ये आपका इसमें एक आंसर बिल्ट अप होता है। इस क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज डू लेट मी नो, फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन इन क्वेश्चन नंबर 1? अगर आपने स्टांस गवर्नमेंट के उसके ऊपर लेना है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, तो आप उसमें पॉजिटिव साइड की तरफ चले जाएंगे। आपने पैरेलल लेके नहीं चलना है इसमें कि आपने फॉर एग्जांपल 2 या 3 आपने इसके एडवांटेजेस बता दिए, 2-3 डिसएडवांटेजेस बता के आपने लास्ट में करना है। जिस डिसीजन मेकिंग की तरफ आप जा रहे हैं, जो आपका आंसर होगा, आपका टिल्ट उस तरफ होना चाहिए। उस टिल्ट के अकॉर्डिंगली आपने लिखना है, यानी हम डायरेक्ट नहीं लिख रहे। लास्ट में हम डेफिनेटली हम ये रिमार्क्स देंगे कि हम जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस को ड्यू टू अबव मेंशन्ड रीजंस। अभी मैं आपको आंसर सारे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे आंसर्स डिटेल में मैं आपको अभी शो करूंगा स्क्रीन पे, जहां से आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। Isaac owns a small fish restaurant. He employs 2 chefs and 3 workers who serve in the restaurant. Isaac has been trying to increase added value to improve profits. Isaac has been looking at the financial performance of this business. An extract is shown in table 2.1. Isaac has received a number of complaints about food and services. He knows he must improve quality but cannot decide on the best way to do this. अब इसमें आप देखें, एक सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन है। आप स्टेटमेंट उतनी देर पढ़ लें, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। So if we look at table 2.1, that is extract from income statement. Last year and current year, revenue X and 300, cost of sales 180 and 150, gross profit 120 and 150, expenses 90 and Y, profit 30 and 15. So define revenue. Revenue is the income of the business from the sale of goods or services. I would suggest you guys to write the formula over here. यहाँ पे आप definition लिखेंगे, income of the business from the sale of goods or services, और revenue का formula आप लिख लेंगे selling price times quantity, that is revenue. So the next question is calculate the value of X and Y. X is revenue. You have to calculate the value of revenue, and in Y you have to calculate expenses. So अब हम देखते हैं कि X को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, रेवेन्यू। So जब आप रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो वैल्यूज आपकी ऐड हो जाएंगी, और जब आप डाउनवर्ड कैलकुलेशन करते हैं तो आपकी वैल्यूज सब्ट्रैक्ट होती हैं। So X is the revenue
So we will add 180 plus 120, that is equal to 300. So rupees in thousands, so that is x. कि हमने जो जीपी और कॉस्ट ऑफ सेल्स को जब हम एड अप करेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू कैलकुलेट होगा। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। सो एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंस लेंगे 150 एंड 15। सो expenses is equal to जीपी माइनस प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो 150 माइनस 15, so answer is 135,000. Is that clear? कोई इशू रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में? ऑल राइट। अब नेक्स्ट देखें, आउटलाइन 2 ways ISAC could increase added value। हम इसमें देखेंगे कि क्या 2 तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से आप एडेड वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें वे 1 इज इंक्रीज सेलिंग प्राइस। आप सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करेंगे, सो देयर वुड बी ग्रेटर मार्जिन पर मील। जो भी आप सर्व करेंगे सो आपके ग्रेटर मार्जिन होंगे। सो सेलिंग प्राइस आप इंक्रीज करेंगे जिसकी वजह से आपका जो added value would be increased as greater margin per meal। वे 2 की अगर हम बात करें तो आप रिड्यूस कर देंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। सो आपकी जब रिडक्शन होगी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स में, सो यू विल बाय रीजनेबल जो आपके पास इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे, दैट इज फिश जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो यू विल राइट low cost of raw material or ingredient, that is fish simply। सो आपको इसमें ये बेनिफिट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे वो पूछ रहा है एक्सप्लेन टू प्रॉब्लम्स दैट लो क्वालिटी माइट कॉज लिजेक्स बिजनेस। इसके बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा लो क्वालिटी का। मुझे बताएं कि यहाँ पे जो आपकी कस्टमर लॉयल्टी है दैट वुड बी अ क्वेश्चन मार्क।
वो एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर लेगी जो भी कस्टमर लॉयल्टी होगी यहाँ पे। उसकी मेन रीजन क्या हो सकती है? आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, आपकी क्वालिटी लो हो रही है, जिसकी वजह से जो आपके कस्टमर्स हैं वो लूज होंगे। सो प्रॉब्लम नंबर 1 यू कैन राइट customer loyalty. So customer loyalty will be lost as food does not taste right. So that could lead to lower revenue. So problem 1 में अगर हम देखें तो जो आपके पास कस्टमर लॉयल्टी है, क्वेश्चन मार्क, टेस्ट आप वो नहीं दे रहे जिसकी वजह से आपके जो रेवेन्यू है वो फॉल कर जाएंगे। Damage the goodwill of the business, reason 2. Damage the goodwill. आपकी जो डैमेज हो जाएगी गुडविल, रेपुटेशन ऑफ रेस्टोरेंट्स। सो जो आपका कस्टमर है उसका टिल्ट आपके कंपैटिटर की तरफ हो जाएगा। सो आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को बाय नहीं करेगा, वो आपके कंपैटिटर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, मूव कर जाएगा। सो ये आपको दो प्रॉब्लम्स होंगी। नंबर 1 था कस्टमर लॉयल्टी। ई पार्ट देखें, डू यू थिंक द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ Zackfish restaurant has improved since last year? Justify your answer using appropriate ratios. अब आपने इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस करना है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है रेस्टोरेंट की, क्या वो इंप्रूव हुई है लास्ट ईयर से? उसने आपको 2 सालों का डाटा दिया था, करंट ईयर एंड लास्ट ईयर। उसमें हम देखेंगे कि क्या इंप्रूवमेंट आई है या नहीं है, और उसमें उसने आपसे कहा है कि अप्रोप्रिएट रेशियोज को आप यूज करेंगे। सो यहाँ पे आप दो रेशियोज यूज करेंगे। एक तो आप करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। नंबर 1, ग्रॉस प्रॉफिट margin, that is GP over sales revenue times 100. So इसको हम कैलकुलेट करें अगर, आप अगर अप्लाई करेंगे तो you will get, what is the answer? Calculate it please. अगर हम लास्ट ईयर का करें तो 120 डिवाइडेड बाय 300, लास्ट ईयर का अगर हम करें तो 120 डिवाइडेड बाय 300 times 100. So what is the final answer? Can you please tell me in the chat box? %40. Thank you. So the answer is 40%. Now calculate for the current year. So the gross profit is 150, revenue is 300 times 100. So what is the answer? 50%. Thank you. So हम ये देखेंगे इसमें कि सबसे पहले हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपका इंक्रीज किया है 40% से 50% तक। सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 40% से 50% हुआ। नाउ प्रॉफिट मार्जिन सिंपल, सेकेंड इसमें अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट मार्जिन। सो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू टाइम्स 100।
Second is profit margin. So sales, sorry, profit divided by sales revenue times 100. So look, the profit is 30 and the revenue is 300. We are calculating last year profit. So 30 divided by 300 times 100. So you will get 10%. So 30 divided by 300 times 100, and the answer is, sorry, 10%. Similarly, now we will calculate the current year. Profit is 15, revenue is 300 times 100. So what is the final answer? %. All right. So 5% answer. So gross profit is increasing from 40 to 50%. On the other hand, the profit margin is declining from 10% to 5%. From 10% to 5%. अब मुझे ये बताएं कि जो आपका बिजनेस है, दैट इज मोर सक्सेसफुल और लेस सक्सेसफुल? ग्रॉस प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से 10% इंक्रीज आ रहा है. इफ यू टॉक अबाउट द प्रॉफिट मार्जिन, तो वो 10% से 5% पे आ रहा है. इसका मतलब है कि आपका 5% का डिक्रीज आ रहा है. इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे? जी बताएं. क्या प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज की है या नहीं की? No, the reputation is increased, hence it is positive. No. अब आप इसमें लिखेंगे, देखें, जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज इंप्रूव फ्रॉम 40% टू 50%, शोइंग द बेटर कंट्रोल ऑफ कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्ट स्पेसिफिकली, जिसमें हम रॉ मटेरियल कॉस्ट की बात करते हैं, हम उसमें लेबर कॉस्ट की बात करते हैं. सो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट. However, जो प्रॉफिट मार्जिन है आपका वो 10% से 5% पे आ गया है, जो ये शो करता है कि आपके जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के वो कंट्रोलेबल नहीं है. इस वजह से जो अल्टीमेटली आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो फॉल कर रहा है. तो ये कोई इतना अच्छा साइन नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अगर हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें. अभी हम इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, आपको वहां से थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी. आप देखें जो रेवेन्यू है 2 years का, that is same. If we talk about y, x and y, देखिएगा जरा, ये हमने कैलकुलेट किया था 300 और y हमने कैलकुलेट किया था 135. अब कंपैरेटिव एनालिसिस में आए जरा. रेवेन्यू आपका करंट ईयर और लास्ट ईयर में सेम है. कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी इंक्रीज कर रही है 30 से. ग्रॉस प्रॉफिट आपका इंक्रीज किया 30 से, जो कि हमने परसेंटेज कैलकुलेट की है कि 10% आपका उसमें आंसर आ रहा है. एक्सपेंसेस आपके इंक्रीज किए,
45 से, और आपके जो ओवरऑल प्रॉफिट्स हैं वो डिक्रीज किए। कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज करिए, सॉरी, दैट इज डिक्रीजिंग 30, 180 था और 150 है, सो कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज करी। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज कर गए और हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो डिक्रीज कर गए। इसका मतलब है जो कंपनी है वो अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो एक्सपेंसेस पे आपका कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी की जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंप्रूव नहीं हुई। ऑल्दो ग्रॉस प्रॉफिट को उन्होंने इंप्रूव किया 10%, बट जो आपके पास आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंडिचर्स जो आपके पास प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो 10% से 5% हो गए, क्योंकि कंपनी का कोई सॉलिड कंट्रोल नहीं है अपने एक्सपेंडिचर्स पे, जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स डाउनफॉल में आ गए। सो इस स्टेटमेंट से आप डिसएग्री करेंगे कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज नहीं किए। इज दैट क्लियर? जी, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है आपको? जी मिनाहिल, ये YouTube पे भी अपलोड होगा, आपको यहाँ पे लिंक शेयर कर देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। चलें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। Rebag is social enterprise. Rebag employs 30 people in 4 small towns in different parts of the country. They work from home and make a range of bags from pieces of old fabrics cloth. A started the business 3 years ago using microfinance. Last year, Rebag revenue was $700. A said, our external stakeholders want Rebag to employ people in 5 more towns. Getting a bank loan to expand the business will be a problem. What will I do about management? How will I inform workers about possible expansion? अब इसमें देखें, रीबैग एक सोशल एंटरप्राइज है। 30 एम्प्लॉइज काम करते हैं 4 स्मॉल टाउन्स में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, और वो रेंज ऑफ बैग्स पीसेस से ओल्ड फैब्रिक्स का उनका है। 700 रेवेन्यू जनरेट किया है लास्ट ईयर में। 3 साल पहले उन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग यूज किया है, और उसमें जो आशा है वो कहती है कि जी हमारे जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि 5 आप एम्प्लॉय करेंगे ज्यादा लोगों को 5 मोर टाउन्स में, और हम अपना जो एक्सपेंशन करेंगे बिजनेस की वो बैंक लोन से करेंगे, बट वो एक प्रॉब्लम आ रही है। तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? ठीक है, हाउ विल आई इन्फॉर्म वर्कर्स अबाउट पॉसिबल एक्सपेंशन, कैसे हम एक्सपेंशन की तरफ जा सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है। डिफाइन सोशल एंटरप्राइज। Social enterprises are the enterprises that work for the benefit of society, and their main aim is not to make a profit जो कि डायरेक्टली आपके ओनर्स के पास जाता है। तो सोशल एंटरप्राइजेस में हम सोसाइटी के वर्क के बेनिफिट की बात करते हैं, उनको बेनिफिट देने की बात करते हैं, रादर देन गिविंग रिटर्न्स टू द ओनर्स। सो रीबैक इज अ सोशल एंटरप्राइज। बी पार्ट देखें, आइडेंटिफाई 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जी, मैनेजमेंट के 2 फंक्शंस क्या होंगे? प्लानिंग हो सकता है, ऑर्गेनाइजिंग हो सकता है, आपके पास कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोल है। सो यू कैन राइट द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, आपके पास कोऑर्डिनेटिंग है, ठीक है। सो आइडेंटिफाई 4 एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स ग्रुप। स्टेक होल्डर्स में आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल आते हैं। इंटरनल वो होते हैं जिस तरह हम मैनेजर्स की बात करते हैं, एम्प्लॉइज हैं, आपके ओनर्स हैं, और एक्सटर्नल वो आपके पास होते हैं जो आउटसाइड द बिजनेस होते हैं, जो डायरेक्टली बिजनेस के कंट्रोल में
नहीं होते। सो इफ यू टॉक अबाउट स्टेक होल्डर ग्रुप्स एक्सटर्नल की अगर हम बात करें तो वन इज गवर्नमेंट, आपके पास सेकंड बैंक्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, अब यहां पे आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना है, आपने इसकी डिटेल में नहीं जाना। सो यू विल सिंपली टॉक अबाउट द गवर्नमेंट, बैंक्स, कस्टमर्स और आपके पास सप्लायर्स है। अगर फिफ्थ वन आपने लिखना है तो उसमें प्रेशर ग्रुप्स भी आप लिख सकते हैं, सोसाइटी भी हो सकती है। सो ये आपके पास एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है। अगर हम एम्स की बात करें वैसे तो क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जो गवर्नमेंट है उसके? टैक्सेस, रेगुलेट बिजनेस एक्टिविटी, आपने चेक एंड बैलेंस रखना है उस एक्टिविटी पे कि कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कोई आप चाइल्ड लेबर का यूज तो नहीं कर रहे। अगर आप बैंक्स की बात करते हैं तो लोन्स एंड रीपेमेंट्स ऑफ लोन्स ऑन मैच्योरिटी, आप रीपेमेंट्स की बात करते हैं। जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपसे क्वालिटी प्रोडक्ट डिमांड करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट होनी चाहिए, बेटर आफ्टर सेल सर्विसेज होनी चाहिए, रीजनेबल प्राइस होनी चाहिए। स्टूडेंट्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ चीप प्राइस का वर्ड यूज करते हैं, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। आप अगर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो आपकी जो प्राइस होगी वो रीजनेबल होगी। ये पॉसिबल नहीं है कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को आप चीप प्राइस के साथ लिंक करें। सप्लायर्स की आप बात करते हैं तो सप्लायर्स लॉन्ग टर्म रिलेशंस की बात करेंगे बिजनेस के साथ। एंड दे विल टॉक अबाउट द प्रॉम्प्ट पेमेंट, दैट इज इमीडिएट पेमेंट्स, कि जो भी पेमेंट्स हैं इमीडिएटली हमें वो पेमेंट्स मिल जाए। सो ये आपके पास डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ग्रुप्स हैं। जी, इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन इन इट? Now part D. Explain two possible reasons why it might be difficult for Rebag to get a bank loan. क्यों उनके लिए डिफिकल्टी होगी कि उन्होंने बैंक लोन्स लेने? क्या इश्यूज हो सकते हैं? अच्छा, इसमें देखें कि उसने ऊपर स्टेटमेंट में आपको ये बताया था कि लास्ट ईयर उनका जो प्रॉफिट था, रेवेन्यू की बात करते हैं, वो ओनली 700 था। सो उनमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक तो आपका लो रेवेन्यू हो सकता है इसमें रीजन वन में लो रेवेन्यू, so only $700. So the company cannot afford to repay. इतनी कैपेसिटी नहीं है उनके पास कि वो रीपे कर सके। फिर लिमिटेड एक्सपीरियंस है उनका। जो कंपनी है सेटअप 3 years ago, 3 साल पहले वो कंपनी ऑपरेट होना शुरू हुई है।
So continuity would be the question mark. उनकी कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन मार्क है। फिर जो रीपेमेंट ऑन मैच्योरिटी है, सो नो गारंटी ऑफ दैट। आपको इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो लोन वापस मिल सकता है या नहीं मिल सकता। और अगर एक और पॉइंट आपने ऐड करना हो, थर्ड वन, वैसे तो आपसे दो पूछेंगे, लो रेवेन्यू या लिमिटेड एक्सपीरियंस के अलावा, तो यू कैन टॉक अबाउट कि एग्जिस्टिंग डेट में आपकी जो कंपनी है ऑलरेडी माइक्रो फाइनेंसिंग उन्होंने यूज की हुई है, सो बैंक विल फील हेजिटेशन जब उन्होंने उनको फर्दर अमाउंट जब लेंड करनी है, तो वो हेजिटेशन और विलिंगनेस नहीं शो करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप माइक्रो फाइनेंस यूज कर रहे हैं। 700 आपके पास रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स आए थे, जिसकी वजह से बैंक को इतनी साउंड पोजीशन नहीं लग रही आपके बिजनेस की कि जो बैंक्स हैं वो इस चीज को अप्रिशिएट करें कि ठीक है हम आपको फर्दर लोन्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक इशू आता है इस तरह का। क्वेश्चन नंबर ई देखें, इसमें जो पार्ट है हमारे पास, explain two possible methods of internal communication that a small business could use to inform workers about a possible expansion. Justify which method should be chosen. अब आप इसमें ये बताएंगे कि जो दो पॉसिबल मेथड्स आप बताएंगे इंटरनल कम्युनिकेशन के, कि जो एक स्मॉल बिजनेस यूज करेगा और अपने वर्कर्स को इन्फॉर्म करेगा अबाउट द एक्सपेंशन, और आप ये बताएंगे कि कौन सा मेथड आपको बेस्ट लगता है या इनमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है जिसको आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं। सो अच्छा, एक तो आंसर आया है यहाँ पे मीटिंग्स का, ईमेल का, दोनों ठीक है। हम ना, यू कैन नॉट राइट के दे डोंट हैव अ गुड रिकॉर्ड ऑफ रीपेइंग लोन्स, क्योंकि उसने ऐसी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी नहीं है कोर्स, उसमें आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है नहीं यहाँ पे, तो हम फिर ये सेल्फ एजम्पशन हो जाएगी हमारी। हम ये जरूर कह सकते हैं इसकी जगह पे कि हमारे पास जो ऑलरेडी वो डेट में है, माइक्रो फाइनेंसिंग है, उनके पास प्रॉफिट्स नहीं है, कोई सिक्योर्ड लोन नहीं ले सकते, मॉर्गेज या प्लेज नहीं कर सकते कोई भी चीज, क्योंकि बिजनेस स्मॉल नेचर का है और सोशल एंटरप्राइज है, तो उनको डिफिकल्टी होगी जब भी उन्होंने कोई लोन्स वगैरह लेने हैं तो। अच्छा, इसमें हम पॉइंट्स लिख लेते हैं जी। मीटिंग्स आप लिख लें, आप इंटरनल कम्युनिकेशन में मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब आप मीटिंग कंडक्ट करेंगे तो फेस टू फेस हो सकती है ये आपकी, यू कैन ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज एज वेल, क्विक फीडबैक आपको मिल सकता है इसमें। अच्छा, इसमें अगर आप मीटिंग ऑनलाइन मीटिंग्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें डेफिनेटली जो लोग हैं वो अवे हैं फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क, सो टेक्निकली कोई भी ब्रेकडाउन वो फेस कर सकते हैं and might not be able to respond quickly, and if they have to travel then definitely the transport cost would be there. ईमेल्स की अगर हम बात करते हैं, अली जो ग्रुप चैट्स होती है वो इनफॉर्मल होती है, जैसा आपकी व्हाट्सएप वगैरह है, इसको फॉर्मल उसमें कम्युनिकेशन में ट्रीट नहीं किया जाता। अगर आपने करना है तो उसमें आप ईमेल्स के थ्रू होते हैं, ताकि आपके पास कोई रिकॉर्ड भी होता है और उसकी एक्नॉलेजमेंट भी होती है। तो अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये जो आपके पास ये जो ग्रुप चैट्स वगैरह होती हैं, ये इसको इनफॉर्मल ट्रीट किया जाता है। सो एक तो ईमेल आपके पास सिक्योर है, सेफ है, यू कैन रेफर अगेन एंड अगेन,
रिटर्न है आपके पास? नहीं, आप कोविड-19 को रेफर नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना। आपने तो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट लिखना है जो आपको ऊपर गिवन है। आप इस तरह से जेनेरिक आंसर नहीं लिख सकते। इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। नो अली, मैंने अभी आपको इसका रिप्लाई किया। इस तरह की कोई भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन पे आप नहीं जाएंगे। और इसमें अगर आपने अब जस्टिफिकेशन पे आना है कि विच मेथड वुड बी द बेस्ट, तो आप इसमें बता सकते हैं कि जो ईमेल्स हैं वो अब इसमें से दोनों में आपकी मर्जी है कि आप कौन सा उसमें कर सकते हैं। अगर आप ईमेल की प्रेफरेंस में जाएंगे तो यू कैन से कि जो लोग हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं और उनके लिए अगर ट्रैवल करना प्रॉब्लम है तो ईमेल आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। एक तो आपके पास ये रेफर कर सकते हैं आप इसको फ्यूचर में, जब आपको ईज होगी आप उसको रीड कर सकते हैं और आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और जो आपके पास मीटिंग्स हैं तो स्मॉल बिजनेस है, लोगों के पास एक्सेस नहीं हो सकती और वो इतना इजीली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, उनको एक प्लेस में आना पड़ेगा। उसमें ट्रैवलिंग कॉस्ट इंक्रीज कर सकती है। तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू गो विद ईमेल। स्क्रीन शो बाकी स्टूडेंट्स को तो हो रही है जी, बाकी स्टूडेंट्स को स्क्रीन शो हो रही है। जी अब देखें स्क्रीन शो हो रही है जिन स्टूडेंट्स को नहीं हो रही थी। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। GBU is a public limited company. It makes a range of beauty products, including shampoo and soaps for the mass market. Last year, GBU's revenue fell. The managing director has been looking at some results from its primary market research. दो तरह की मार्केट रिसर्च होती है आपके पास। वन इज प्राइमरी, प्राइमरी को हम फील्ड रिसर्च भी कहते हैं और इसको प्राइवेट रिसर्च भी कहते हैं। ऑल्टरनेटिव नेम्स लिख लें प्लीज। प्राइमरी मार्केट रिसर्च को, ये वो रिसर्च होती है जो कंपनी अपने बिहाफ पे डायरेक्टली कंडक्ट करवाती है थ्रू द मार्केट रिसर्चर्स। इसको हम फील्ड रिसर्च भी कहते हैं और प्राइवेट रिसर्च भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे पास सेकेंडरी रिसर्च होती है। सेकेंडरी रिसर्च को हम डेस्क रिसर्च भी कहते हैं और पब्लिक रिसर्च भी कहते हैं, जो ऑलरेडी किसी ने कंडक्ट की होती है और हम उसको यूज करते हैं। सो प्राइमरी रिसर्च को कंसिडर किया जाता है more accurate, more updated, but it is time consuming and costly. On the other hand, जो secondary research है वो less time consuming है, less costly है, but sometimes ये outdated भी होती है। जो आपको relevant information चाहिए होती है वो आपको sometimes नहीं मिलती या outdated information मिलती है। So ये depend करता है, business variation आएगी business to business, situation to situation, कि आपके लिए primary research ज्यादा accurate हो सकती है, feasible हो सकती है, fruitful हो सकती है, या secondary research हो सकती है। Well, it was based on a sample of 2,000 people. See figure 4.1. She believes maintaining customer loyalty is more important than attracting new customers. अब इसमें देखें आपके पास फिगर 4.1 गिवन है, where do you buy beauty products? मेल ऑर्डर 200 करते हैं, ऑनलाइन 700 है और शॉप से 1100 कस्टमर्स बाय करते हैं। डू यू बाय GBU's ब्यूटी प्रोडक्ट्स 300 आपको कहते हैं नो और 1700 आपको कहते हैं यस, कि हम बाय करते हैं। डिफाइन मैस मार्केट। मैस मार्केट का मतलब होता है सेलिंग द सेम प्रोडक्ट टू द होल मार्केट।
इसमें आपकी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो लार्जर होगी, सो यू विल सेल द प्रोडक्ट टू मोर कस्टमर्स। सेम प्रोडक्ट होगी, उसको आप सेल कर रहे हैं, होल मार्केट को आप दे रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं, तो दैट इज नोन एज मैस मार्केट। ऑन द अदर हैंड देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ नीश मार्केट। नीश मार्केट आपके पास वो मार्केट होती है जिसमें आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करते हो, आपकी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो लिमिटेड होगी। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टॉक अबाउट द डाइट कोक और पेप्सी डाइट, के आपके पास एक स्पेसिफिक सेगमेंट होगा जिसको आप यूज करते हैं। कैलकुलेट द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स भी आप इसमें लिख सकते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ पीपल हु बाय ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, शो योर वर्किंग। आपने अब इसमें यह बताना है कि कितने लोग हैं जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बाय करते हैं। देखिए ऑनलाइन बाइंग है 700 की, सो 700 डिवाइडेड बाय टोटल आपके पास 200 है। इनको भी अगर आप टोटल करें 200 प्लस 700 प्लस 1100, so you will get the final answer 2000. So 700 divided by 2000 times 100. So what is the final answer? 35%। 35% आएगा। थैंक यू। मैस मार्केट मैंने आपको बताया था कि सेलिंग द सेम प्रोडक्ट टू द होल मार्केट। इसमें आपकी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो वाइडर होगी, वो लार्जर होगी, वो ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट पे होगी, कि आप टारगेट करते हैं ज्यादा लोगों को और आप अपनी प्रोडक्ट उन लोगों तक सेल करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह देखे ना, यहाँ पे उसने लिखा है कि आपकी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उसमें शैम्पू और सोप हैं। आपकी ये कोशिश है कि जो आपके शैम्पूज और सोप्स हैं ये ज्यादा से ज्यादा लोग बाय करें, तो उसके लिए आप उस प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज भी वो यूज करेंगे, उनके लिए आप टारगेट भी उनको इस तरह से करेंगे। आपके प्रमोशनल टेक्निक्स भी वही होंगी कि आपका जो प्रोडक्ट मैसेज है वो ज्यादा लोगों तक आप कम्युनिकेट करें। आपने पढ़ा होगा ATL, BTL और TTL, ठीक है, जिसको हम प्रमोशनल मिक्स भी कहते हैं। तो इसमें आपने उस डिटेल इसकी डिस्कस की होगी। सी पार्ट देखें, आइडेंटिफाई 4 मेथड्स ऑफ प्राइमरी मार्केट रिसर्च दैट अ बिजनेस कुड यूज। 4 मेथड्स कौन से हो सकते हैं प्राइमरी रिसर्च के जो बिजनेस यूज कर सकता है? सो इसमें आपके पास क्वेश्चनर्स हो सकते हैं मेथड 1 में, इंटरव्यूज हो सकते हैं, फोकस ग्रुप हो सकता है, ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, ठीक है। ये आपके पास 4 डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। फिफ्थ वन, यू कैन राइट ऑनलाइन सर्वे। आप ऑनलाइन सर्वेज की भी बात कर सकते हैं, क्या आपके पास जो ऑनलाइन सर्वे होंगे उसके अकॉर्डिंगली आप प्राइमरी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। वेल नेक्स्ट देखें डी पार्ट, एक्सप्लेन 2 advantages to GBU of using shops as a channel of distribution। आपने 2 advantages बताने GBUs को, ठीक है, जिसमें वो शॉप को यूज करेगा एज अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी जो क्यूरीज है मैं लास्ट में बिल्कुल इनको रिस्पॉन्ड करूंगा, अली उमैर और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई विल टेल जो भी आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी किसी भी टॉपिक में आपने मुझे बता देना, आई विल बी एलैबोरेटिंग इट। G2 एडवांटेजेस बताएं जी GBUs को कि क्या हो सकते हैं अगर वो शॉप को एज अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करता है। आपने प्लेस पढ़ा होगा, अगर हम 4 P's की बात करते हैं तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन,
और प्लेस में हम डिफरेंट रूट्स यूज करते हैं। डायरेक्ट रूट होता है हमारे पास, इनडायरेक्ट रूट है, देन वी हैव सिंगल रूट, ड्यूअल रूट एंड मल्टीपल रूट्स। तो हमने ये देखना होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो इजीली कैसे लोगों तक या टारगेट कस्टमर्स तक उसकी एक्सेसिबिलिटी होती है, उसको हम इसमें देखेंगे। अब इसमें आप ये देखें कि टू एडवांटेजेस, एक तो ये हो सकता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर्स, ठीक है। तो इसमें आप नंबर 1 लिख लें, कांटेक्ट विद कस्टमर्स। कस्टमर्स के साथ आपका कांटेक्ट होगा जिसमें आप गिव एडवाइसेस, आप उनको एडवाइसेस दे सकते हैं ऑन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर आपको यही चीज हेल्प करेगी, इसी के साथ पॉइंट है ये, हेल्प टू मेंटेन कस्टमर्स लॉयल्टी। ये आपका एक पॉइंट बनेगा। सेकंड, अगर आप इसको लिंक करें, प्रीवियस अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन हो, इसमें आप देखें कि आपके पास जो वॉक इन शॉप पे कस्टमर्स हैं, अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे थे तो आपके पास 35% बनती थी उसकी। अब अगर आप शॉप की बात करते हैं तो 1100 आउट ऑफ 2000, इसकी जरा कैलकुलेशन करें कि अगर आप शॉप का कैलकुलेट करते हैं तो वो कितने परसेंट बनेगा। शॉप यू कैन सी 1100, टोटल आपके पास था 2000, तो 1100 को डिवाइड करें 2000 पे, क्या आपके पास परसेंटेज बन रही है? जी, इंस्टेंट फीडबैक भी ठीक है, 55%। तो सेकंड आप लिख सकते हैं कि सेल्स इंक्रीज करेगी। सेकंड एडवांटेज में सेल्स लेवल विल इंक्रीज। सेल्स कैसे इंक्रीज करेगी? 1100 आउट ऑफ 2000, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 55%। सो लोग शॉप में आएंगे, वो उसको बाय करेंगे, एंड पीपल विल सी द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग। बाय करने से पहले जो लोग हैं वो इस प्रोडक्ट को देखेंगे, फिजिकली आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये आपको प्रोडक्ट सूट करेगी, ये नहीं करेगी, तो इसके आपके पास ये एडवांटेजेस होते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसमें देखें, डू यू थिंक मेंटेनिंग कस्टमर लॉयल्टी should be more important to a business than attracting new customers? जी बताएं, आप इस चीज से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं कि जो कस्टमर लॉयल्टी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए? लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी। ऑल राइट, अब हम देखते हैं इसको। अब इसमें देखें, अगर हम कस्टमर लॉयल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कस्टमर लॉयल्टी, जो भी आपका लॉयल कस्टमर होगा, so that would create positive word of mouth,
सो एक वर्ड ऑफ माउथ होगा, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो रिकमेंड करेगा प्रोडक्ट्स दूसरों को, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भी आ जाएगी, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भी आएगी। ये भी हम कस्टमर लॉयल्टी की बेस पे बात कर रहे हैं। फर्दर आपकी जो रेपुटेशन है वो बिल्ड हो जाएगी। सो एनहेंसमेंट ऑफ ब्रांड इमेज, आपका जो ब्रांड इमेज है वो एनहेंस हो जाएगा फर्दर। दैट वुड गिव यू द कंपेटिटिव एज। ये तो आपने लिख लिया कस्टमर लॉयल्टी के। और अब अगर हम बात करें न्यू कस्टमर्स की अट्रैक्शन की, तो उनको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? टारगेट मोर कस्टमर्स, आप ज्यादा लोगों को टारगेट करेंगे जिससे आपकी सेल्स इंक्रीज कर सकती हैं, जिससे आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज करेगा, आपका जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज कर सकता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि जब आपने न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, सो अट्रैक्शन ऑफ न्यू कस्टमर्स विल डिमांड मोर एडवर्टाइजमेंट। आपको ज्यादा एडवर्टाइज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आप ज्यादा लोगों को टारगेट करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट करके यू विल गेट दीज बेनिफिट्स। ज्यादा कस्टमर्स आपके पास टारगेट हो गए, सेल्स ज्यादा होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगी, मार्केट शेयर ज्यादा हो जाएगी। जब आपकी सेल्स ज्यादा होगी तो यहाँ पे आप एक और पॉइंट को लिंक कर सकते हैं टू गेट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स। आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स का बेनिफिट होगा जब आप लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करते हैं, तो आपकी जो एवरेज पर यूनिट कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। और उसमें आपने ऑपरेशंस मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिसमें हम परचेजिंग इकोनॉमीज की बात करते हैं, फाइनेंशियल इकोनॉमीज है हमारे पास, मार्केटिंग इकोनॉमीज है, रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज है, टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमीज है। तो यहाँ पे सेल्स के साथ आप पॉइंट लिंक कर सकते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स का, कि यहाँ पे जो आपके कस्टमर्स हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो विद अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स, कि आप न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें जिसकी वजह से जो आपकी सेल्स लेवल है वो भी बूस्ट अप होगा, प्रॉफिट्स भी इंक्रीज करेंगे आपके, मार्केट शेयर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और इसमें आपको ओवरऑल ज्यादा बेनिफिट है। अच्छा जी, अब इसमें आप ये देखिएगा कि सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं इसमें, और इन्हीं के ही फर्दर डिफरेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपने उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखनी है, आपने उसको कैसे देखना है, उसमें किन किन चीजों को आपने कंसिडर करना है। यही जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इन्हीं पॉइंट्स के साथ कैसे इन चीजों को हम एलेबोरेट कर सकते हैं। So, अब ये देखें, ये आपके पास एक क्वेश्चन था जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। इसमें ये आपने रेवेन्यू की डेफिनेशन लिखी, ये कैलकुलेशन थी एक्स की वाई की, ये आपके पास आउटलाइन आ गया इसमें जो आंसर था, सॉरी। और फर्दर ये आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन आती है कि जो हमने डिस्कस किया था, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 40 से 50% हुआ,
ठीक है। इसमें आपके पास आपको ये पता चल रहा है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज किए थे 45,000 से ओवर द ईयर, ये भी हमने डिस्कस किया। प्रॉफिट मार्जिन आपके फॉल कर गए 5% से, तो इसका मतलब है कि आपका रेवेन्यू भी सेम है, जो कि डिसअपॉइंटिंग है, जिसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिड्यूस तो कर रही है, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि आप बाकी जो एक्सपेंडिचर्स थे वो आपने उसको कंट्रोल नहीं किया। ये हमारा कंक्लूजन था इसमें, कि हमने जो हमारा टेक था, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी हैज नॉट इम्प्रूव्ड। इसी तरह से ये नेक्स्ट आपके पास है, इसमें हमने सोशल एंटरप्राइज को डिफाइन किया। ये हमारे पास डिफरेंट स्टेक होल्डर ग्रुप्स थे, और यहाँ पे हमने ये चीज डिस्कस की कि ये इंटरनल कम्युनिकेशन है। इंटरनल कम्युनिकेशन में हमने मीटिंग्स की बात की थी, ठीक है। इसी तरह से फिर हमने ईमेल्स की बात की थी। तो ये सारा इस तरह से आपके पास ये सैंपल आंसर, डिटेल्ड आंसर है। जी, अब मुझे बताएं कि आपकी क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्यूरीज हैं, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। हमने बेटा ये जो टाइम मैनेजमेंट की आप बात कर रही हैं, इसमें एक तो आपको सिंपल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप टाइम को किस तरह से मैनेज करेंगे। आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो पहला जो पेपर होता है जिसकी आप प्रैक्टिस करते हैं वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, क्योंकि आपके पास अब टाइम शॉर्ट है। उसके लिए एक तो ये है कि आपके पास 4 क्वेश्चन है, इसको आप डिवाइड करते हैं जो टोटल टाइम है। सो यू हैव 90 मिनट्स, तो 90 को डिवाइड करें आप 4 पे, यू विल गेट द रिमेनिंग टाइम। कि जो डेडिकेटेड टाइम होगा वो आप एक क्वेश्चन को दोगे, उससे ज्यादा नहीं करोगे। कैलकुलेशंस में सम टाइम्स ये होता है कि आप स्टक कर जाते हैं, कोई ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है कि जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उस कैलकुलेशन के पार्ट को स्किप कर दें, आप बाकी को पेपर पूरा कर लें, और उसके बाद फिर आप कैलकुलेशन पे आके टाइम स्पेंड कर लें। और अगर आपको लगता है कि ये 4-5 मिनट्स आपकी ले जाएगी कैलकुलेशन, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको स्किप करके उसको बाद में कर लें, तो इस तरह से आपका जो टाइम है वो मैनेज हो सकता है। नहीं आपके, हाँ वैसे इसमें जो आपके पास लिंकेज वैसे तो हम सब में करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो इसमें लास्ट में, क्योंकि वो जो आपको स्ट्रक्चर स्टेटमेंट देता है, उसमें लास्ट 2 लाइंस अगर आप देखें तो यूजुअली वो एब्सोल्युटली लिंक कर रही होती हैं आपके क्वेश्चन नंबर जो ई पार्ट होता है उसके साथ, तो वहीं से ही आंसर की एक्सट्रैक्शन होती है। तो इसलिए वहां से ज्यादा हमें लगता है कि हम उसको लिंक कर रहे हैं। एक्स्ट्रा शीट आपको मिल सकती है, लेकिन अगर आप देखें तो आपके पास जो पेपर्स होते हैं उसमें लिखा होता है ब्लैंक पेज। 10, 11, 12 आपके पास होती है, समटाइम 10, 11, 12 होती है, 9, 10, 11 होती है, वहां पे आप लिख सकते हैं। लेट्स से कि आपने एक आंसर स्टार्ट किया, आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 ई, अब आप वो लिख रहे थे और आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसमें आप नीचे मेंशन कर देते हैं कि रिमेनिंग आंसर ऑन पेज नंबर दिस। आपने पेज नंबर 10 मेंशन कर दिया, पेज नंबर 10 पे जाके आप बाकी जो 2-3 लाइंस रिमेनिंग होंगी वो आप लिखेंगे। तो ट्राई किया करें जो गिवन स्पेसेस हो उसमें आप लिखें। अगर कोई 2-3 लाइंस आपकी एक्सपेंड करें किसी भी उसमें क्वेश्चन में, तो आप उसको लास्ट में लिख सकते हैं, लेकिन आपने इसको रूटीन प्रैक्टिस नहीं बनाना कि अब आप सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आप लाइंस के अलावा आप फर्दर एक्स्ट्रा उसमें अटैच करें, तो आपको वहां पे परमिशन होती है कि आप उसको लिख सकते हैं। ब्रेक इवन आपके पास ऐसा पॉइंट होता है जहां पे फर्म को ना कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस होता है। यूजुअली वहां पे आपका जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल रेवेन्यू के इक्वल होती है। सो ब्रेक इवन कैलकुलेशन के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हो कि ब्रेक इवन इज इक्वल टू इस पे फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन के लिए आप सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट आप माइनस करते हैं, ठीक है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम हमेशा से लेते हैं। सो यू विल गेट द ब्रेक इवन यूनिट्स। फॉर एग्जांपल
अगर आपके पास ब्रेक इवन 300 यूनिट्स आता है, तो इसका मतलब है कि अगर फर्म 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, तो कंपनी को ना कोई प्रॉफिट हो रहा है उसमें और ना कंपनी को कोई लॉस हो रहा है। अगर आप ब्रेक इवन से कम यूनिट्स को सेल करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको लॉस हो रहा है। देखें, 3000 यूनिट्स आपका ब्रेक इवन पॉइंट था कि आपने 3000 पे ब्रेक इवन अचीव करना है। अब आपने फॉर एग्जांपल 2700 यूनिट सेल की है, तो इसका मतलब है 300 यूनिट्स आपके अनसोल्ड है, सो वो आपको लॉस देंगे। और 3000 से अबव जितने भी यूनिट्स आप सेल करोगे वो आपको प्रॉफिट्स देंगे। तो हम इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी की कैलकुलेशन भी करते हैं, जिसमें आउटपुट माइनस ब्रेक इवन होता है, और हमें ये पता चलता है कि ये आपको एग्जैक्ट कितने जो यूनिट्स हैं वो आपको प्रॉफिट्स दे रहे हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन अदर देन दैट? All right. Take care, stay blessed, and wish you all best of luck for the exams. बस आपने इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है, and इंशाल्लाह you guys will get the decent grades. और प्रैक्टिस करें, अपना जो नॉलेज लेवल है सबसे पहले तो वो स्ट्रॉन्ग करें, जो टॉपिक्स आपके वीक हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग करें, so इंशाल्लाह you will get the good grades. Thank you, thanks a lot, stay blessed, take care, Allah Hafiz.